हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओली वेटनरी विजडम। दोस्तों, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इतनी कॉमन होती हैं कि हम उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, उन पर ध्यान नहीं देते। लेकिन अगर हम उनके पीछे की साइंस को समझ लें तो हम उसे मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। गर्मी हम सबको लगती है, जितने भी दुनिया में जीव जंतु पाए जाते हैं उन्हें सबको गर्मी लगती है, टेम्परेचर का एहसास होता है। यहाँ तक कि पेड़ पौधों को, हर एक चीज़ को टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने का एहसास होता है। उसी हिसाब से वो अपने अंदर बदलाव भी पैदा करता है। तो हीट स्ट्रेस जो गर्मी है, हमारी पोल्ट्री जो मुर्गियाँ होती हैं उन्हें भी एहसास होता है। और जो मुर्गियाँ हम पालते हैं, ख़ास तौर से ब्रॉयलर, उनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज़्म बहुत फास्ट होता है और उस मेटाबॉलिज़्म के दौरान, डाइजेशन के दौरान, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, हीट एनर्जी वाली जो वीडियो थी, फीड एनर्जी वाली जो वीडियो थी, उसमें बताया था कि हीट इंक्रीमेंट होता है। एक हीट इंक्रीमेंट में बॉडी से जो एनर्जी फीड की होती है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट होके निकल जाती है। तो जब फीड खाएगा ब्रॉयलर या कोई भी पोल्ट्री फीड खाएगी तो उसकी बॉडी में हीट बनेगी, उस हीट को निकालना बॉडी का काम होता है। इसी वजह से जो हमारे ब्रॉयलर्स होते हैं या जो नॉर्मल दिनों में, जो नवंबर से दिसंबर या अक्टूबर नवंबर या फरवरी मार्च के जो दिन होते हैं उनमें ब्रॉयलर बहुत अच्छा पलता है, क्योंकि ये अपने अंदर की हीट बहुत अच्छे से बाहर निकाल रहा होता है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, मेरा एक ऐप है अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग नाम से, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग लिखेंगे तो उस ऐप को डाउनलोड करके आप ब्रॉयलर फार्मिंग के पूरे कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो पेड कोर्स है, उसके अंदर बहुत सारे वीडियोज़ हैं। अगर आप ब्रॉयलर फार्मिंग करते हैं या साइंटिफिक तौर पे जानना चाहते हैं कि सैनिटाइज़र कैसे यूज़ होते हैं, चूज़े आने से पहले फार्म की क्लीनिंग कैसे की जाती है, चिक्स को किस तरीके से रखा जाता है, कितनी लाइट होनी चाहिए, कितना पानी होना चाहिए, पानी साफ़ कैसे होता है, सैनिटाइज़र कैसे काम करते हैं, फीड कब देना चाहिए, यॉक की बीमारी ना हो इसके लिए क्या दवाइयाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सा शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, वो सब वीडियोस आपको उस ऐप के ऊपर मिल जाएंगी। फार्म बनाने की डायरेक्शन और बहुत सी चीज़ें उसमें हमने बताई हैं। तो वो ऐप आप डाउनलोड कीजिए। ये वीडियो जो अभी बन रहा है ये भी उसी ट्रेनिंग का, उसी कोर्स का पार्ट है, और इसका आधा हिस्सा यहाँ पर यूट्यूब पर है और आधा हिस्सा फ्री में आप वो ऐप डाउनलोड करके ये पूरी वीडियो उस ऐप पर देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पानी जो है, पानी का बॉडी के अंदर क्या काम होता है? बहुत सारे इसके काम हैं और इसका एक काम है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, जितनी भी न्यूट्रिशन की किताबें उसमें ये बात लिखी हुई है। अभी मैं आगे आपको इसका रेफरेंस दिखाऊंगा। तो बॉडी का सिर्फ टेम्परेचर नहीं रेगुलेट करता है पानी, पानी जहाँ पर भी रहता है या जहाँ पर भी मिलता है, मतलब पानी की इतनी खूबियाँ हैं कि हम किसी को भी नहीं बता सकते। बस ये बता सकते हैं कि जब हमें प्यास लगती है तो पानी हमारी प्यास बुझाता है, और इस वजह से पानी को एक तरीके से ज़िंदगानी से या ज़िंदगी से जोड़ा जाता है। लेकिन पानी के अंदर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पाई जाती है, एक बहुत रोचक चीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है। वो ये है कि ये है जो तत्व है या ये जो पानी है, ये इतनी कॉमन डे टू डे लाइफ में काम आने वाली चीज़ है, और ये 3 फॉर्म्स में या 3 स्टेट्स में हमें मिलती है। ये बर्फ़ के फॉर्म में भी हमें मिलती है, ये तरल मतलब पानी के फॉर्म में भी हमें मिलती है, और ये भाप के फॉर्म में भी हमें देखने को मिलती है। मतलब तीनों स्टेट्स में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? अगर हम ये देखें, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये 3 स्टेट्स में रहता है, और टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता। हार्डली 0 डिग्री पे बर्फ़ जम जाती है,
4 या 5 डिग्री पे अगर वो बर्फ़ आ जाए तो वो तरल पानी में बदल जाती है, और वो तरल पानी अगर 100 डिग्री तक आपने उसके नीचे आग जलाई और वो 100 डिग्री पर पहुंच गया पानी, तो वो भाप बन के उड़ जाता है। लेकिन भाप बनने के लिए 100 डिग्री पर पहुंचना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। जैसे यहाँ पर बहुत तेज़ी से आपको भाप निकलती हुई दिख रही है इस वीडियो में, इस जो जब ये पानी तरल फॉर्म में भी होता है, मतलब भले ही इसका टेम्परेचर 20 डिग्री हो, 22 डिग्री हो, 25 डिग्री हो, तब भी कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर इसके अंदर रहता है। मतलब बहुत हल्की फुल्की भाप इसके अंदर से तब भी निकलती रहती है, तो वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड कहलाता है। तो ये बात हमने समझी कि पानी जो है वो 3 फॉर्म्स में मिलता है। अब यहाँ पर इसे समझते हैं, ये क्या है। अगर इस पिक्चर में आप देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहाड़ और मैदान, खेत वगैरह हैं, और ये समुद्र का इलाका है। अब समुद्र के ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो सरफेस का पानी है इसे गर्म करती हैं। जैसे ये पानी गर्म होता है, ये अपनी स्टेट को चेंज करता है, मतलब अपनी अवस्था को चेंज करता है, और ये तरल से लिक्विड फॉर्म से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब तरल से वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ही ये वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, इसका मतलब ये गैस बन जाता है पानी, एक तरीके से गर्म होके। तो ये जो मॉइस्चर होता है, ये वाष्प होती है, ये ऊपर उठती है। ये बात ध्यान रखिए कि पानी की जो स्टीम होती है, वाष्प होती है, इवेपोरेशन होता है, ये पानी से मतलब एयर से हल्का होता है। इस वजह से ये ऊपर और ऊपर चलता चला जाता है, मतलब एयर को चीर के, हवा को चीर के मॉइस्चर ऊपर जाता रहता है। और जब ये ज़्यादा ऊपर जाता है, क्योंकि ऊपर जब हम जाते हैं तो ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर कम होता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाता है तो ये बादल की फॉर्म में, मतलब एक बादल की शक्ल बना लेता है। मॉइस्चर जो है वो बादल की शक्ल में आ जाता है, और जब एक पर्टिकुलर स्टेट में पहुंचता है, मतलब ये ठंडा हो जाता है, तो कंडेंस होने लगता है, और कंडेंस होके फिर वही मॉइस्चर पानी बन के फिर बूंदों की शक्ल में, बारिश की शक्ल में फिर नीचे आ जाता है। ये बादल मूव करते रहते हैं, जहाँ जहाँ मूव करते हैं वहाँ वहाँ बारिश होने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बात समझी कि जो पानी है वो हीट होता है, गर्म होता है, और गर्म होके वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपनी एक स्टेट लिक्विड से वेपर में। तो पानी गर्मी को यहाँ से लेके ऊपर लेके जाता है, उस गर्मी को जिससे वो हीट अप हुआ है। तो वो जो वेपर है, जो वाष्प है, उसके अंदर गर्मी स्टोर हो जाती है। स्टीम के अंदर, उस वाष्प के अंदर, वेपर के अंदर हीट स्टोर हो जाती है। बातें, मतलब मैंने बताया ना, बहुत कॉमन चीज़ें होती हैं, डे टू डे में हम देखते रहते हैं, लेकिन हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दे दें तो रोज़मर्रा के जो चैलेंजेस होते हैं उनसे हम लड़ सकते हैं, या उन्हें मैनिपुलेट करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो वाष्प होती है, वेपर होता है, वेपर के अंदर दरअसल हीट होती है, गर्मी होती है। और ये गर्मी रिलीज़ कैसे होती है? जब मॉइस्चर ऊपर जाके कंडेंस हो रहा होता है, मतलब फिर से पानी बन रहा होता है, तो ये जो हीट होती है ये रिलीज़ होती है, निकलती है। कैसे निकलती है? इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। ये जो बादल गरजते हैं, ये लाइटनिंग निकलती है, वो दरअसल ये मॉइस्चर की जो हीट होती है, जब वो कंडेंस हो रहा होता है, तो हीट ऑफ कंडेंसेशन लाइटनिंग की फॉर्म में, बिजली की कड़कने की फॉर्म में, मतलब साउंड की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, और वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। वो वाली हीट जो ये सूरज की मतलब की गर्मी से जो वाष्प बनी थी, ये ऊपर जाके बिजली में कन्वर्ट हो जाती है। तो वो आपने देखा भी होगा, कभी महसूस किया होगा इस चीज़ को, गौर किया होगा कि जब मतलब गड़गड़ाहट होती है, उसके बाद एकदम से तेज़ बारिश होती है, तो इसका मतलब वहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है। वो वाष्प जो है, मॉइस्चर जो है, वो कंडेंस होके पानी बना रहा है। अब ये बात तो हमने समझ ली। अब आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बारिश क्यों पढ़ा रहा हूँ हीट स्ट्रेस में, तो अभी आप समझेंगे, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ अभी आप इस बात को समझ लें कि जो पानी है वो हीट को ट्रांसफ़र करता है। कहाँ ट्रांसफ़र करता है? जिस बॉडी के अंदर हीट है वहाँ पे अगर पानी पड़ेगा तो वो पानी भाप बन के उड़ेगा, और वो भाप अपने साथ हीट को उस ऑब्जेक्ट में से लेके उड़ जाती है। जैसे ये तवा है, ये बहुत गर्म तवा है, इसे एकदम पानी के अंदर अगर हमने रखा
तो सरसराने लगता है, एक सरसराहट की आवाज़ आती है और भाप निकलने लगती है इसके अंदर से, और तवा ठंडा हो जाता है। तो पानी ने क्या काम किया, पानी जैसे ही इसके ऊपर पड़ा, इसने सारी हीट उसकी ली और अपनी स्टेट को बदल लिया, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हुआ और तवे की हीट को लेके ये उड़ गया, मतलब वो भाप इसके अंदर से निकल गई, एनवायरनमेंट में चली गई और तवा ठंडा हो गया। ठीक है, तो पानी इस तरीके से टेम्परेचर रेगुलेट करता है। पुरानी फिल्मों में, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा जब, और अब भी, जब किसी को बुखार होता था तो उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाती थी ताकि उसका टेम्परेचर कुछ डाउन आ सके। तो वो क्यों रखी जाती थी कि जो बॉडी की हीट है, जब ठंडे पानी की पट्टियाँ रखी जाएंगी और उस पट्टी को हटाया जाएगा तो वो बॉडी की हीट को लेके पानी वाष्पीकृत होगा, इवेपोरेट होगा और बॉडी ठंडी हो जाएगी। तो अब कई सारे एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ कि पानी किस तरीके से हीट को, गर्मी को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो पहली जगह वो होती है जहाँ पर पानी पड़ रहा है, और वो दूसरी जगह क्या होती है, दूसरी जगह होती है वो एयर जहाँ पर वो भाप बन के निकलता है। तो वो हीट को उस ऑब्जेक्ट से भाप के ज़रिए से हीट को ट्रांसफ़र कर देता है एयर के अंदर। एनिमल न्यूट्रिशन की जो बाइबल है वो किताब है मैकडॉनल्ड साहब की लिखी हुई, एनिमल न्यूट्रिशन, ये 7th एडिशन है। इसके अंदर पानी की विशेषता, पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का पहला पेज है जिसके अंदर पानी की विशेषताएं बताई गई हैं कि पानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। इसमें साफ तौर से लिखा है क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होती है और लार्ज चेंजेस इन हीट प्रोडक्शन कैन टेक प्लेस विद इन द एनिमल विद द वेरी लिटिल ऑल्टरेशन इन दी बॉडी टेम्परेचर। इसका मतलब यह है कि बॉडी में, क्योंकि ये ज़्यादा हीट को अपने अंदर समा सकता है पानी, तो बॉडी के अंदर जो हीट चेंजेस होते हैं, मतलब जब मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रही है उनमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, लेकिन पानी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर मान लीजिए पानी ना हो और मेटाबॉलिक रिएक्शन हो, और वो मेटाबॉलिक रिएक्शन बॉन्ड टूटने की ऐसी है कि वो बॉडी का टेम्परेचर, मान लो हमारा 37 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर होता है और वो बॉडी के टेम्परेचर को 80 डिग्री पे ले जाए तो हम तो मर जाएंगे। तो पानी क्या करता है, उस हीट को अपने अंदर जज्ब कर लेता है, तो बॉडी का टेम्परेचर ऑल्टर नहीं होता। इस वजह से पानी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, मतलब इसकी जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन है वो भी ज़्यादा होती है। तो लंग्स के अंदर से, मतलब बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में पानी हेल्प करता है, और लंग्स के अंदर से ये पानी इवेपोरेट होता है, स्किन के अंदर से इवेपोरेट होता है और हमें ठंडक का एहसास कराता है। बॉडी से हीट को लेके पानी उड़ जाता है। बॉडी की जो हीट है उसे पानी के ज़रिए से इवेपोरेट करा के, उसे वाष्पीकृत करके, जैसे पसीना आता है ना, तो पसीना जब सूखता है, या मान लीजिए बहुत गर्मी है, आप नहा के आए और आपने अपना बदन तौलिया से नहीं पोंछा और डायरेक्ट हवा में खड़े हो गए, तो क्या होगा, आपके जब बदन से हवा टकराएगी और पानी इवेपोरेट होगा तो आपको ठंडक का एहसास होगा। यही जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत पोल्ट्री में भी पूरा पूरा लागू होता है। अब आपको यहाँ पर दिख रहा है ये क्या कर रही है बर्ड, ये हीट के अंदर बर्ड है, मतलब ब्रॉयलर बर्ड्स हैं जो गर्मी में, हीट स्ट्रेस में इस टाइम हमें दिखाई दे रही हैं। तो आपने सबने अपने फार्म में देखा होगा कि मुर्गी इसी तरीके से अपना जो इसका गला होता है इसे फड़फड़ाती है। ये जो गला है इसका, इसे फड़फड़ा रही है और मुंह खोल के सांस लेती है। यही वजह होती है कि इस मौसम में फिर मतलब मुंह खुला रहता है, डस्ट वगैरह अंदर जाती है, अमोनिया अंदर जाती है, तो सांस के जो वायरल डिजीज़ होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ये इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना है, साइंटिफिक लैंग्वेज में इसे गुलार फ्लटरिंग कहते हैं। आप डालेंगे अगर गूगल पे तो गुलार फ्लटरिंग आ जाएगा। गुलार फ्लटरिंग के ज़रिए जो बर्ड्स होती हैं वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करती हैं, क्योंकि इनके अंदर पसीने की ग्रंथियां नहीं होती हैं, इनके अंदर स्वेट ग्लैंड जिनसे पसीना निकलता है वो नहीं होती हैं। तो पसीने का काम ये अपने जो हलक के अंदर इनकी मेम्ब्रेन है उसे तेज़ी से फड़फड़ाती हैं
और वहाँ से पानी को वाष्प बना के वेपोराइज करती रहती हैं, वहाँ से पानी निकलता रहता है और वो एनवायरनमेंट में आता रहता है। ये जो पानी यहाँ से निकल रहा है इनके गले से, इनकी गले की मेम्ब्रेन से, उस झिल्ली से जो इनके गले में है, जिसे ये फड़फड़ा रहे हैं बहुत तेज़ी से, उससे इस प्रोसेस को पेंटिंग भी कहते हैं, पेंटिंग भी कहा जाता है। और यहाँ से वाष्प निकल के एनवायरनमेंट में आ रही है और बर्ड की बॉडी ठंडी हो रही है। ठीक है, इसे गुलार फ्लटरिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं अपनी रियल बात पे। एक बात तो हम समझ चुके कि पानी हीट को ट्रांसफ़र करता है। हीट को ट्रांसफ़र कैसे करता है? अपनी स्टेट को चेंज कर लेता है, तरल से वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अभी मैंने बताया आपको कि बारिशें होती हैं, तो कुछ ना कुछ ह्यूमिडिटी या वाष्प या ये कहिए आर्द्रता, उमस भी जिसे कहते हैं, वो हमेशा एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर रहती है। जिसे आप अपना जो आपका टेम्परेचर मीटर होता है ना, जो डिजिटल टेम्परेचर मीटर आपके यहाँ लगा हुआ है, उसमें एक परसेंटेज की वैल्यू आती है। यहाँ पर 75% जैसे लिखा हुआ है। ये जो परसेंटेज की वैल्यू है, ये हमें बताती है कि कितनी ह्यूमिडिटी या कितनी उमस या कितनी वाष्प हमारे वातावरण के अंदर है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितना मॉइस्चर है, ये चीज़ बताती है। इस मॉइस्चर को रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। सही है। तो अलग अलग महीनों में अलग अलग रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहती है। हवाओं के ऊपर डिपेंड करती है, बारिशों के ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर, कई चीज़ों के ऊपर रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड करती है। तो जनवरी में जैसे ये 50 पर है, फिर धीरे धीरे फरवरी में नीचे आती है 40 के करीब, फिर 40 से भी कम हो जाती है और कम होते होते 30 के करीब, जैसे आज अप्रैल या मई का जो सीज़न चल रहा है, इसमें ये काफ़ी कम हो जाती है, मतलब अप्रैल और मई के बीच में। और फिर धीरे धीरे बढ़ती है जैसे जैसे गर्मी डाउन होने लगती है, ये कहिए गर्मी बढ़ने लगती है और मानसून का सीज़न आता है, तो फिर ह्यूमिडिटी बढ़ती है, जून से बढ़नी शुरू होती है। और जो कोस्टल एरियाज़ हैं या साउथ इंडिया का जो एरिया, वहाँ पे तो ये ह्यूमिडिटी हर मौसम में ज़्यादा रहती है। ये तो मैंने न्यू दिल्ली का दिखाया है, मतलब नॉर्थ इंडिया का, लेकिन वहाँ पे तो हर मौसम में ह्यूमिडिटी ज़्यादा ही रहती है। लेकिन दिल्ली में फिर ये धीरे धीरे जुलाई के टाइम में बढ़ जाती है, अगस्त में बहुत हाई चली जाती है और फिर सितंबर में भी हाई रहती है और उसके बाद फिर डाउन आ जाती है। तो अगर आप इस चीज़ को देखें, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का एक ग्राफ है जिसे THI कहते हैं, या थर्मो टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। इससे हम पता लगाते हैं, जब भी आप हीट स्ट्रेस इन पोल्ट्री डालेंगे गूगल में, तो आपको इस तरीके के ग्राफ दिखाई देंगे। इस ग्राफ में हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी हमारी एनवायरनमेंट में है और टेम्परेचर है, उसके हिसाब से हम अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी बर्ड किस कंडीशन में है, वो डेंजर में है, इमरजेंसी जोन में है, या हमें अभी मतलब कॉशन रखनी है, प्रिपेयर रहना है। तो हीट स्ट्रेस वाली कंडीशन तब आती है जब टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब 80 डिग्री का मतलब ये है कि 30 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर टेम्परेचर चला जाता है, तब हीट स्ट्रेस शुरू होती है। मतलब हर ह्यूमिडिटी के लेवल पर हीट स्ट्रेस आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी बढ़ रही है और टेम्परेचर मान लीजिए 32 डिग्री भी है, 32 डिग्री या 30 से 32 डिग्री भी है और ह्यूमिडिटी 60-65-70% है, तो बर्ड एमरजेंसी कंडीशन में आ जाता है और वहाँ पर हीट स्ट्रोक होने लगता है। तो जो ह्यूमिडिटी है वो क्यों टेम्परेचर के उसे बढ़ा देती है, मतलब टेम्परेचर की जो फेटलनेस है, घातक जो हो जाता है, वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी या आर्द्रता या उमस के बढ़ने से क्यों ऐसा होता है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मतलब यहाँ पे अगर ये ह्यूमिडिटी का लाइन है, ये ग्रे वाली, और ये टेम्परेचर की लाइन है रेड वाली, तो जनवरी में टेम्परेचर बहुत कम था, 20 डिग्री के अराउंड था। ये भी नई दिल्ली का ही है, मैंने लिया हुआ है, नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है दरअसल ये ग्राफ, लेकिन आप अपने हिसाब से भी समझ सकते हैं, बेसिक कंसेप्ट एक ही है। टेम्परेचर जनवरी में कम था, ह्यूमिडिटी भी कोई ज़्यादा इसमें नहीं होती है, मतलब ये लगाइए 50% के करीब या उससे भी कम होती है। ह्यूमिडिटी धीरे धीरे नीचे आती है, अप्रैल मई के टाइम आते आते ह्यूमिडिटी काफ़ी कम हो जाती है,
मतलब 20-30 के अराउंड या 40 के अराउंड रहती है, 20 से 30 के बीच में रहती है। लेकिन टेम्परेचर बढ़ता है और मैक्सिमम जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी सबसे कम होती है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है और टेम्परेचर कम होता है। अगर जून की बात करें तो जून में मई से कम टेम्परेचर होता है, अप्रैल से कम टेम्परेचर होता है जून आते आते, और जुलाई में और कम हो जाता है, अगस्त में और कम हो जाता है। लेकिन दूसरा फैक्टर रिलेटिव ह्यूमिडिटी का बढ़ रहा होता है, आर्द्रता या उमस का फैक्टर बढ़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमें अप्रैल मई में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। सिर्फ पंखा चलाने से हमारा काम हो जाता है। ज़्यादा अगर हमें टेम्परेचर है, ज़्यादा गर्मी लग रही है तो कूलर चलाएंगे, पानी बहेगा कूलर के अंदर, ठंडी हवा आएगी, आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये जो जून जुलाई अगस्त का महीना आता है, यहाँ पर कूलर फेल हो जाता है, क्योंकि वातावरण में ऑलरेडी बहुत मॉइस्चर है और कूलर उस मॉइस्चर के अंदर और वो ऐड कर देता है। मतलब मई की गर्मी झेलना आसान होता है, क्योंकि आपको सिर्फ गर्मी लग रही है, पंखा चलाएंगे, आपका वो पसीना सूख जाएगा। लेकिन जुलाई के अंदर आप टी शर्ट को भी ऊपर करते रहते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है ना, इसी तरीके से ऊपर करते रहते हैं, लेकिन पसीना सूखता नहीं है जुलाई में। क्यों नहीं सूखता है? क्योंकि यहाँ पर पसीना ऐसी एयर के अंदर, मतलब जो हीट है बॉडी के अंदर से, पसीना क्या है, तरल फॉर्म है पानी की, वो वाष्पीकृत हो रहा है बॉडी की हीट से, और कहाँ पे आ रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर आ रहा है, एयर के अंदर आ रहा है। एयर के अंदर पहले से मॉइस्चर कम है, तो एयर उस मॉइस्चर को पकड़ रही है, आसानी से उस मॉइस्चर को होल्ड कर रही है, और हमारा पसीना सूख रहा है। हमारा पसीना सूख रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी से हीट रिमूव हो रही है और हमें ठंडक का एहसास हो रहा है। तो मई में तो ऐसा रहता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी, उमस या मॉइस्चर वातावरण के अंदर ऑलरेडी कम है। लेकिन जब जुलाई आती है तो वातावरण के अंदर मॉइस्चर बढ़ जाता है। सही है, जब बढ़ जाता है तो हमारी बॉडी अपनी, मतलब यहाँ से वेपर को या वाष्पीकृत नहीं कर पाती पसीने को, क्योंकि पहले से ही वहाँ पर मौजूद है मॉइस्चर, तो और मॉइस्चर एयर लेने से मना कर देती है, एयर में नहीं जा पाता। तो कहते हैं जुलाई में पसीना सूखता नहीं है। उसकी वजह यही है क्योंकि आर्द्रता या उमस ज़्यादा होती है, वो पसीने को सूखने नहीं देती, मतलब एयर मॉइस्चर को बॉडी से लेती ही नहीं है अपने अंदर, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी पहले से बहुत मॉइस्चर होता है। नवंबर में भले ही ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो लेकिन टेम्परेचर कम हो जाता है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो बात होती है जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तब टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। अब जुलाई महीना है, लाइट भाग गई है और बहुत ज़्यादा उमस है, तो आप बार बार नहाएंगे और पंखे के आगे बैठ जाएंगे, फिर आपका जैसे ही पानी सूखेगा फिर आपको वैसी हालत हो जाएगी, पसीना आने लगेगा। दोस्तों ये एक ऐड है छोटा सा फीड प्रीमिक्स का हमारा, ये देख लीजिए। दोस्तों, अगर आप अली वेटनरी विजडम के साथ जुड़कर उच्चतम क्वालिटी का प्रीमियम पोल्ट्री फीड अपने ही फार्म पर बनाने के इच्छुक हैं तो हमसे संपर्क करें। और अगर आप अपना फीड बना रहे हैं पर उसकी परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं हैं तो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। नए फार्मर्स के लिए फीड मिल लगाने और रॉ मटेरियल अरेंज करने के लिए भी गाइड किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। थैंक यू ये ऐड देखने के लिए। ये प्रीमिक्स मेरा ही डिज़ाइन किया हुआ है। अगर आप अपना फीड बनाना चाहते हैं तो ज़रूर इस प्रीमिक्स को ख़रीदिए, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत सारे फार्मर इसे ख़रीद रहे हैं, और हमने पूरी अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई है, तो उस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए और फ़ायदा उठाइए। बहरहाल, तो मई में हम डेजर्ट कूलर लेकर आते हैं और ये मई में बहुत अच्छा काम कर देता है, हमारा पसीना सुखा देता है। लेकिन जुलाई के अंदर वही कूलर जो मई के अंदर हमें राहत पहुंचा रहा था, जुलाई के अंदर क्योंकि उमस बढ़ जाती है, वही कूलर हमें ख़राब लगने लगता है, उसकी हवा हमें अच्छी नहीं लगती। तो जुलाई में क्या करते हैं हम लोग, कहते हैं कि भाई खिड़कियाँ खोल दो, दरवाजे खोल दो और फ्रेश हवा आने दो। हम वेंटिलेशन बढ़ाना चाहते हैं जब जुलाई आती है। और होता भी है कि एकदम से जैसे बहुत ज़्यादा उमस बढ़ती है तो बारिश हो जाती है, और कई बार ऐसे भी होता है कि बारिश इतनी नहीं हो पाती, ज़मीन गर्म होती है, वो और ज़्यादा उमस को बढ़ा देती है। जैसे ही बारिश हुई वो पानी फिर भाप बन के उसमें आ जाता है। तो वो सब चलता रहता है, और ये हम
रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। तो मैंने शुरुआत में यही कहा था कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ इतनी कॉमन चीज़ें होती हैं कि हम उन्हें इग्नोर करके निकल जाते हैं, उनके पीछे की साइंस को समझने की कोशिश नहीं करते। तो मई के अंदर कूलर बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट में मॉइस्चर कम है और हमारी बॉडी से मॉइस्चर एयर में ट्रांसफ़र हो रहा है और एयर बड़ी खुशी खुशी उस मॉइस्चर को ग्रहण कर रही है, क्योंकि उसके पास अभी ऑलरेडी मॉइस्चर नहीं है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी मई में कम है। जुलाई में क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, हवाएं बदलती हैं, मानसून आ जाता है, तो ह्यूमिडिटी ऑलरेडी होती है, इस वजह से हमारा पसीना नहीं सूख पाता। जो हवा होती है वो मॉइस्चर को लेने से मना कर देती है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर ही हीट को एक ऑब्जेक्ट से एयर में ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। मई में आप फॉगर लगाते हैं और फैंस लगा देते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट आपकी मुर्गियों के लिए रहता है और मुर्गी बिल्कुल एकदम बढ़िया तरीके से उस फॉगर और फैंस के ज़रिए सरवाइव करती है, बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल टेम्परेचर में। लेकिन जून जुलाई में ये फॉगर और फैन जो होते हैं ये काम करना बंद कर देते हैं, इतना अच्छे से काम नहीं करते। जून जुलाई में फार्म के अंदर एयर का सर्कुलेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मतलब जो हवा बह रही है मुर्गी के ऊपर से वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। आपने देखा होगा कि मुर्गी अक्सर जो ओपन शेड्स होते हैं उसमें जो पानी के ड्रिंकर्स वगैरह होते हैं उनके आसपास झुंड बना लेते हैं, वहाँ पानी गिरता रहता है और वो मुर्गियाँ वहीं बैठी रहती हैं। और एयर सर्कुलेशन अगर फार्म के अंदर अच्छा है तो तब तो ठीक रहता है, कंफर्टेबल रहता है। अगर एयर सर्कुलेशन नहीं है तो फट करके फिर हीट स्ट्रोक की मोर्टिलिटी होती है और हीट स्ट्रोक की मोर्टिलिटी बड़े बर्ड्स में ज़्यादा होती है। तो ये हीट का एक कंसेप्ट है, उसे थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर। हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, फिज़िक्स का है ये थोड़ा। ये 3 चीज़ें होती हैं जब भी आप हीट ट्रांसफ़र के बारे में पढ़ेंगे। पोल्ट्री में हीट स्ट्रेस से कैसे कॉम्बैट किया जाता है या कैसे उसका मुकाबला किया जाता है, तो हर डॉक्यूमेंट में आपको ये 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हीट पोल्ट्री अपनी बॉडी से जो हीट रिमूव करती है वो 3 मेथड से करती है, एक कन्वेक्शन के ज़रिए, एक कंडक्शन के ज़रिए और एक रेडिएशन के ज़रिए। जब मुर्गी हीट स्ट्रेस में नहीं होती और उसकी बॉडी से कुछ हीट निकलती रहती है, वो गर्म होती है ना बॉडी, तो वो जो हीट निकल रही है मतलब बिना किसी माध्यम के, वो रेडिएशन कहलाता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं इसे कि रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है और कन्वेक्शन क्या होता है। तो कंडक्शन ये होता है कि मुर्गी किसी ठंडी जगह पर बैठ जाए, मतलब लीटर वहाँ पर गीला हो या ज़मीन हो, कच्चा हो और वहाँ पर पानी पड़ा हो जिससे ज़मीन ठंडी हो गई है, वहाँ पर मुर्गी बैठ गई है, तो मुर्गी के अंदर की हीट डायरेक्टली ज़मीन में जाती रहेगी। तो वो कहते हैं मतलब जिस चीज़ में हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो जुड़ी हुई है मुर्गी से, मतलब मुर्गी उसे टच कर रही है, तो तब होता है कंडक्शन। और रेडिएशन क्या होता है, जैसे सूरज है वहाँ से गर्मी यहाँ पे रेडिएशन के ज़रिए से आ रही है, कोई तार या कोई हवा तो चल नहीं रही है सूरज और दुनिया के बीच में। लेकिन मुर्गी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि जब हीट स्ट्रेस में मुर्गी होती है तो वो जो हीट अपने अंदर से रिमूव करती है वो कन्वेक्शन के ज़रिए से करती है। मुर्गी अपनी हीट मॉइस्चर को दे देती है, मतलब पानी को दे देती है और पानी उस हीट को लेके हवा के अंदर चला जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए ये जो पीला आदमी है ये पानी है जो मॉइस्चर में कन्वर्ट हो रहा है और ये मॉइस्चर हीट को लेके इस नीले आदमी के पास जा रही है। अब नीले आदमी के पास कोई बुक नहीं है तो ये इस बुक को ले रहा है। अगर इसके हाथ में, नीले आदमी के हाथ में, जिसे हम एयर सिंबलाइज कर रहे हैं, मतलब ये हवा है और ये पीला आदमी जो है ये पानी है, ये मॉइस्चर है जो हीट को लेके आ रहा है। अगर नीले आदमी के पास ऑलरेडी एक किताब हो इसके हाथ में तो पीला आदमी इसे अपनी किताब ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, है ना, और ये किताब लेके वापस आ जाएगा। सही है। तो ये ही पॉइंट है जो आपको समझना है। अगर ऑलरेडी एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर है तो वो और मॉइस्चर को ग्रहण नहीं करेगी। जब और मॉइस्चर को ग्रहण नहीं करेगी तो मुर्गी अपनी हीट और मतलब बॉडी से नहीं निकाल पाएगी। वही हीट जो उसके अंदर बन रही है वो हीट स्ट्रेस बन जाएगी और हीट स्ट्रेस ही हीट स्ट्रोक बन जाता है। अब लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, कितनी हीट पानी शरीर के अंदर से
निकाल सकता है या निकालता है, ये देखते हैं यहाँ पर। 1 ग्राम पानी आधा किलो कैलोरी हीट को रिमूव करने में हेल्प करता है। जैसा मैंने पहले बताया, जो हीट है, नीचे से जो हीट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो वेपर के अंदर इकट्ठी हो जाती है, वाष्प के अंदर इकट्ठी हो जाती है। अगर वाष्प ऑलरेडी एयर के अंदर वाष्प है, वेपर्स हैं, तो वो एयर की जो हीट कैरिंग कैपेसिटी है, वेपर कैरिंग कैपेसिटी है, उसे कम कर देते हैं। अब ब्रॉयलर के अंदर कितनी हीट जनरेट होती है ये देखते हैं। तो ब्रॉयलर जो है वो एक दिन में, मतलब उसके अंदर 95 से 105 किलो कैलोरी पर केजी बॉडी वेट पर डे इतनी हीट जनरेट होती है। इस हीट को उसे अपनी बॉडी से रिमूव करना होता है। रिमूव कैसे करेगा? पानी के जरिए करेगा, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। वो पानी वाष्पीकृत होगा और बॉडी की हीट को लेके एयर में चला जाएगा, बशर्ते एयर में पहले से मॉइस्चर ना हो जो उसकी बॉडी की हीट को लेने से मना कर दे। ठीक है, तो फीड की जो एनर्जी होती है, जैसा पोल्ट्री वीडियो, जो पोल्ट्री फीड एनर्जी वाला जो वीडियो है, उसमें मैंने बताया था कि जो फीड डाइजेस्ट होता है उसमें से एक बहुत बड़ा पार्ट फीड इंक्रीमेंट, हीट इंक्रीमेंट बन जाता है, मतलब बॉडी के अंदर गर्मी को बनाता है ना। और जितना ज़्यादा वेट होगा बर्ड का, उतना उसके अंदर हीट इंक्रीमेंट होगा। ये आप देख सकते हैं कि ये उसकी एज है और ये उसके अंदर का हीट प्रोडक्शन बढ़ता चला जाता है। तो मान लीजिए आपका 1200 ग्राम का बर्ड है, 1 किलो 200 ग्राम का बर्ड है, और वो 60 ग्राम फीड खा रहा है एक दिन में। ठीक है, तो 60 ग्राम फीड अगर फिनिशर खा रहा है तो उसमें 3250 किलो कैलोरी एनर्जी होती है 1 किलो फीड में। तो 60 ग्राम फीड में कितनी एनर्जी होगी? लगभग 195 किलो कैलोरी एनर्जी। और 75% इसकी हीट इंक्रीमेंट में चली जाती है बॉडी में, मतलब जो डाइजेशन हो रहा है। आप वो वीडियो देखेंगे तो हीट इंक्रीमेंट समझ में आ जाएगा आपको, हीट इंक्रीमेंट क्या होता है। जो बॉडी के अंदर फीड डाइजेस्ट होते टाइम जो हीट बनती है उसे हीट इंक्रीमेंट कहते हैं। तो 75% जो फीड है की एनर्जी है वो हीट इंक्रीमेंट में ही चली जाती है। तो 146 के करीब, 146 किलो कैलोरी के करीब बॉडी में हीट बचती है, जो कि रिमूव होनी होती है, बॉडी से निकलनी होती है। और मज़े की बात यह है कि इसमें पसीने की ग्रंथियां भी नहीं है, पसीना भी नहीं आता है पोल्ट्री को। तो वो निकलती कैसे हैं? जो गुलार फ्लटर दिखाया था उसके ज़रिए से उस हीट को निकाला जाता है। मतलब पानी वहाँ से भाप बन के उड़ता है, उसे इतनी तेज़ी से फड़फड़ाती है उस झिल्ली को मुर्गी कि वहाँ से वो पानी निकलता रहता है और बॉडी की हीट भी एनवायरनमेंट में जाती रहती है। कुछ इस हीट का पार्ट, इस एनर्जी का पार्ट ड्रॉपिंग्स में भी निकलता है, मतलब जो उसकी फीसिस होती हैं, जो उसकी बीट होती है, क्योंकि बीट में भी कुछ पानी आता है, तो कुछ पार्ट इसका ऐसे निकल जाता है। तो हम ये मानते हैं कि 120 किलो कैलोरी एनर्जी बचती है जो उसे बॉडी में से निकालनी है डेली। ठीक है, तो अब मुर्गी में पसीने की ग्रंथियां तो होती नहीं हमारी तरह, तो वो जो अपनी हीट को निकालती है मुर्गी अपनी बॉडी से, वो गुलार फ्लटर, इस फिनोमिना जो वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, इसके ज़रिए से बॉडी से निकालेगी। ठीक है, तो कितनी हीट बनती है? अब अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो यहाँ पर अगर हम देखें कि आधी किलो कैलोरी हीट को बॉडी से निकालने के लिए 1 ग्राम पानी को निकालना पड़ेगा। 1 ग्राम पानी वाष्पीकृत होगा बॉडी से और वो एयर में चला जाएगा और आधा किलो कैलोरी एनर्जी बॉडी से निकल जाएगी, या जो हीट है आधा किलो कैलोरी हीट बॉडी से निकल जाएगी 1 ग्राम पानी के ज़रिए। तो अगर हमें 120 किलो कैलोरी हीट निकालनी है बॉडी से, तो लगभग 240 ग्राम पानी वाष्पीकृत करना पड़ेगा। देखिए, ये सिर्फ ग्राम और ml पानी के केस में सेम ही होता है, मतलब 1 ग्राम पानी 1 ml के इक्वल ही होता है, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। तो इससे कंफ्यूज ना हो कि यहाँ ml लिखा है यहाँ ग्राम लिखा है। तो अगर 60 ग्राम फीड खा रहा है तो 4 से 5 गुना पानी पीता है, और ये 240 ml पानी तो वो है जो ये अपनी बॉडी से हीट को रिमूव करने के लिए उड़ा देगी मुर्गी।
बाकी के जो अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उसके लिए इसे और पानी की एक्स्ट्रा आवश्यकता होती है। तो मतलब एक अगर 1200 ग्राम की मुर्गी है तो वो लगभग 300 ml या 350 ml पानी एक दिन में पी जाती है, मतलब पूरे दिन का जो उसकी खपत होती है। तो सोचिए 5000 ब्रॉयलर अगर एक शेड में आपने रखे हुए हैं और 1200 लीटर पानी वो भाप बना के एक दिन के अंदर अपने एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, तो सोचिए कितनी उमस उस एनवायरनमेंट में या उस फार्म में होगी। मतलब वेपर बना रहे हैं ना उसका, उस पानी का हीट, उनकी बॉडी उस पानी को वेपर बना रही है। तो 1200 लीटर पानी का वेपर उस एनवायरनमेंट में तैर रहा होता है, मतलब एक दिन में। अगर हम उसे रिमूव नहीं करेंगे तो बर्ड और मतलब अपने अंदर से हीट को नहीं निकाल पाएगी। तो इसी वजह से उमस फार्म के अंदर बढ़ जाती है। कभी कभी आप जाते हैं, आपका खड़ा होना मुश्किल हो जाता है, आपको लगता है कि अंदर तो यार बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। तो वहाँ पर वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब सोचिए 1200 किलो, तो 1 ग्राम, अब सोचिए 1 ग्राम पानी आधा किलो कैलोरी के लगभग या उससे ज़्यादा ही हीट को निकाल रहा है। तो 1200 किलो कैलोरी पानी कितनी हीट को निकालेगा? लगभग 6.5 लाख किलो कैलोरी हीट को। और अगर हम इसे फीड में कन्वर्ट करें ना, तो ये हीट होगी लगभग, अगर आप 200 किलो फीड, 4 कट्टे फीड के लें और अपने फार्म में उनमें आग लगा दें, तो जितनी हीट उन कट्टों के जलने से प्रोड्यूस होगी, उस फीड के 200 किलो फीड के जलने से प्रोड्यूस होगी, उतनी ही हीट दरअसल फार्म के अंदर वेपर की फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। अगर उस हीट को या उस वेपर को फार्म के अंदर से नहीं निकाला जाएगा और फ्रेश एयर को नहीं लाया जाएगा, तो मुर्गी हीट स्ट्रेस में आ जाएगी। अब इससे ज़्यादा आसान तरीके से मैं नहीं समझा सकता। तो उमस का जो एक लेना देना होता है इस बात से, वो ये होता है कि उमस अगर फार्म के अंदर है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, हवा नहीं बह रही है, तो मुर्गी अपने अंदर से हीट को नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि हीट तो वो सिर्फ वेपर की फॉर्म में निकाल सकती है ना। जब पानी को अपने मतलब जो उसके गले की झिल्ली है उससे वाष्पीकृत करेगी, उससे वेपोरेट करेगी, तभी ठंडक महसूस होगी पोल्ट्री को। और पानी और वेपर्स ऑलरेडी एयर में ज़्यादा हैं, क्योंकि हम उन्हें निकाल ही नहीं रहे हैं, प्रॉपर वेंटिलेशन ही नहीं दे रहे हैं। तो अगर वेंटिलेशन हम नहीं दे रहे हैं मुर्गी को, और वेपर उस एनवायरनमेंट में है जहां मुर्गी सांस ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुर्गी हीट स्ट्रेस में आ जाएगी। और ज़्यादा अगर इसे कॉम्प्रोमाइज़ हुई वो चीज़, तो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होने से क्या होता है कि वो फिर हीट स्ट्रोक की फॉर्म ले लेता है। तो 1200 किलो पानी अगर 1700 मीटर क्यूब, जो एक फार्म का साइज़ है, 5000 के फार्म का जो वॉल्यूम है, इतना लगभग होता है, तो उसके अंदर 0.029 kg पर मीटर क्यूब के हिसाब से ह्यूमिडिटी करेगा। और 65% ह्यूमिडिटी पे कितनी डेंसिटी होती है? 0.013। तो मतलब 65% ह्यूमिडिटी की दुगनी ह्यूमिडिटी मुर्गी वहाँ पर प्रोड्यूस कर देगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो फार्म में एयर है उसे हमें लगातार बदलते रहना पड़ता है, ताकि एयर की हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कम ना हो। समझे आप? ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ता है। तो नेचुरल वेंटिलेशन में क्या होता है कि उसमें इतना तेज़ी से मॉइस्चर एक्सचेंज नहीं होता है, मतलब फ्रेश एयर एक्सचेंज नहीं होती है फार्म की एयर से, अगर 24 फीट से ज़्यादा चौड़ाई आपके फार्म की है तो उसमें जो बर्ड रहेगा वो बहुत अंडर डेवलप, अंडर ग्रोथ और बीमारियां और बहुत प्रॉब्लम आएंगी आपको। क्योंकि पानी ज़्यादा पिएगा तो निकालेगा भी ज़्यादा, लीटर भी आपका गीला रहेगा। लीटर गीला रहेगा तो वहाँ पे अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बनेंगी, और मॉइस्चर तो रिमूव हो ही नहीं रहा है क्योंकि वेंटिलेशन नहीं है। अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड भी अपना मतलब एक रुद्र रूप धारण कर लेती हैं मॉइस्चर के साथ मिलके, तो वो उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, खरखराहट, आईबी, और जब लीटर गीला रहेगा तो कॉक्सिडियोसिस की भी प्रॉब्लम आएगी। तो वेंटिलेशन ये कई सारी मैट्रिक्स बना देता है बीमारियों की और प्रॉब्लम्स की, जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते हैं। मतलब फिर डॉक्टर भी कंफ्यूज हो जाता है
देख के कि ये है क्या और ये कैसे कंट्रोल होगा। दवाइयाँ यहाँ पर इतनी कारगर नहीं होती हैं अगर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है। तो ये मेडिसिन वाला पार्ट है, ये आपको ऐप पर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक जिन्होंने देखा उनका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप के ऊपर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं और ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप लिंक भी नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।